What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ना आप लोगों को, ये आप लोगों को डॉक्टर भी बनाएगा, साइंटिस्ट भी बनाएगा, फ्रीडम फाइटर भी बनाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का भी एक आर्टिकल है इसमें। मतलब कहने का ये कि आज का डिस्कशन जो है ना वो बहुत ही उम्दा रहने वाला है। आप लोग चाहो तो प्रॉपर शांति में बैठकर लेक्चर को सुनिएगा, और चाहो तो कुछ थोड़े बहुत अगर आप लोगों को लगता है कुछ बहुत ही ऐसी नई बात बोल दी जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कर सकते हैं। पर मैं ये बोलूंगा कि सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि एक बार कुछ चीजें समझ में आ जाएगी ना तो फिर आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वही एक बार समझ में आ गया तो फिर इंसान बना ही लेता है कुछ ना कुछ। और बाकी पीपीटी आप लोग के पास में रहेगी, तो सुनिएगा ढंग से। बहुत सारी ऐसी बायोलॉजी की टर्म्स में आप लोगों को बताऊंगा जिनके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चाहे आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे, चाहे एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हर जगह उससे क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं जो कि बेसिकली साइंस का एरिया होता है। और साइंस में भी बायोलॉजी वाला एरिया में आप लोगों को कुछ कवर करके चलूंगा, जिसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों की समझ में आ जाएंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। मतलब जितना मजा मेरा पढ़ने में आया उतना ही मजा मैं पढ़ाने में लेने वाला हूं, तो इसलिए पेशेंस के साथ में सुनते रहिएगा। तो ये जो डिस्कशन है इसमें मैक्सिमम आप लोगों को करंट और स्टैटिक का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें पीआईबी, इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई अलग जो न्यूज़पेपर है इंपॉर्टेंट जैसे द हिंदू हो गया, उसके भी कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो काफी कुछ प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरा एक स्टैटिक और करंट को कंबाइन कर ताकि पूरा ढंग से आप लोगों के माइंड में चीजें फिक्स हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक शानदार सी बात यहां पर बोली गई है। नॉर्मली इंसान वो होता है जो कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ता है, और अगर बात करें अगर कोई प्रयास करना छोड़ दे तो वो रियलिटी में इंसान नहीं है, क्योंकि उसको कदर नहीं है अपनी जिंदगी की। बस उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही है, अब तक पता नहीं माँ बाप के रहमो करम पर, और आगे पता नहीं किसके रहमो करम पर चलेगी। अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगी जो है वो आप लोगों के हिसाब से चले, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत और हिम्मत दोनों साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। और बोला भी यहां पर यही गया है, बोला गया कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, यानी कि छलनी में पानी डालोगे तो छनकर नीचे चला जाएगा। अब कोई बोलेगी कि इसमें पानी रोक सकते हो, अरे हाँ क्यों नहीं रुक सकता। बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए यारो, यानी कि जब तक बर्फ जमे तब तक आप लोगों को रुकना है। पानी छलनी में क्या आप लोग उसको किसी भी चीज में रोक सकते हैं, बस आप लोग को थोड़ा इंतजार करना होता है। और इसी इंतजार को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इंतजार को हम लोग बोलते हैं पेशेंस। जो इंसान बोलता है ना कि इस इंसान के अंदर बड़ा धैर्य है, वो धैर्य वही पेशेंस होता है। जब वो पेशेंस इंसान के अंदर एक बार आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर जिंदगी में सारी चीजें उसको आसान लगने लगती है। ठीक है, और जो जरा सी कुछ हो गया जिंदगी में और हड़बड़ा बैठे, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जमीन खिसक गई दुनिया के एक तरीके से पैरों के नीचे से, ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं जलजला आ गया धरती के ऊपर, किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा, अरे छोड़ो यार 2 मिनट में लग रहा है आप लोगों को भी बहुत बड़ी चीज हो गई है, 2-4 दिन बाद उसको कोई याद भी नहीं रखने वाला है। ठीक है, तो जहां फोकस देने वाली चीज है वहां फोकस रखिए, तो जिंदगी आप लोगों को सही डायरेक्शन में अपना आप बढ़ती हुई नजर आएगी। आई होप कि आप लोग इन बातों के साथ में तकल्लुफ रख रहे होंगे और कुछ चक्षु आप लोग ये बातें सुनकर खुले होंगे। अगर खुले हैं तो वीडियो को थम्स अप जरूर देना, और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे काफी शानदार तरीके से। आज का मैं सोच रहा हूं आज का जो स्टार्टिंग है ये आर्टिकल जो है वो कुछ ऐसा हो जिसमें आप लोग की जो नहीं कहते कि तरीके से रूह जो है वो ताजा तरीन हो जाए। तो इसलिए मैं एक आर्टिकल जो डिस्कस करने वाला हूं वो स्टार्ट करूंगा बायोलॉजी के एक आर्टिकल के साथ में। ठीक है, आज क्विज जो है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो सोच रहा हूं आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कहती कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता चलो सारे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ये बेसिकली हेल्थ के साथ में। और जब हेल्थ की बात आती है तो मेरे हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे एरिया हैं जब मुझको इनके आर्टिकल देखने को मिलते हैं तो मेरे चक्षु थोड़े से और खुल जाते हैं, मेरा मन करता है कुछ और ज्यादा पढ़ाया जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत ही कुछ मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा इस आर्टिकल में, ध्यान से सुनिएगा। कहने के लिए आर्टिकल है पर लेकिन कॉन्सेप्ट इतने हैं कि कई सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोग इसमें देखने को मिलेंगे। हेल्थ और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों को बोले कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, और फिर पता चले किसी इंसान का थोड़ा बहुत कुछ इलाज हो गया है, तो आप लोग बोलोगे वाह यार इसका भी इलाज खोज लिया है। और पहले यही पता होना चाहिए कि इसका इलाज क्यों नहीं था, और फिर उसका इलाज खोज लिया गया है। तो सारी बातें आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो एक एक पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनिएगा। जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल था ये द हिंदू के अंदर भी और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। ठीक है, काफी अच्छे से, तो इसलिए आप भी इसको समझकर अच्छे से चलिएगा। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है एचआईवी और एड्स के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले यार ये जो एचआईवी या फिर एड्स था इसका इलाज क्यों नहीं था, इनको लाइलाज बीमारी क्यों बोलते हैं, आखिर आज तक भी बोलते हैं क्योंकि अब तक भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इसका देखिए एक रीजन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस होता है ना, वो वायरस हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है। वायरस जो होता है वो हमेशा अपने नेचर को चेंज कर रहा होता है। अभी आप लोगों ने देखा कोरोना के कई सारे बच्चे आ गए ना,
पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पर कोरोना का कोई और बच्चा था, ठीक है, फिर दूसरा बच्चा आ गया, कहीं ओमिक्रॉन आ रहा है, कहीं डेल्टा आ रहा है, तो ये सारे क्या है, इसके बच्चे हैं। बच्चे का मतलब क्या होता है कि जो नेचर चेंज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों के नेचर अलग अलग होंगे, ठीक है। एक है कि बहुत शैतान होगा, एक है बहुत सीरियस होगा, एक है कि चीजों को सीरियस ही नहीं लेता होगा, जिंदगी चल रही है बस मजे में चल रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो नेचर होते हैं ना, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं, कई बार यार दोस्त जो होते हैं आसपास के, ठीक है, एक चीजों को देखने का जो नजरिया होता है, समझने का नजरिया होता है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ये बेसिकली इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे देश में कोविड-19 का जो डेल्टा वायरस था, उसकी सबसे ज्यादा ताकत आप लोगों को देखने को मिली और कंट्री के कंपेयर में। उसने सबसे ज्यादा लोगों को अपने बेसिकली अपने एरिया में लपेटा, सबसे ज्यादा लोगों की जान गई उसकी वजह से। और हम लोग दवाइयां भी कई सारी बना रहे हैं, कई दवाइयां उनके ऊपर काम भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए कोई कोरोना वायरस नाम का एक वायरस आया, अब कोरोना वायरस की दवाई हम लोगों ने बना ली, कल को उसने अपना नेचर चेंज किया और वो यहां पर डेल्टा हो गया। अब जो हम लोगों ने दवाई बनाई थी वो कोरोना के लिए बनाई थी, अब उसने अपना नेचर चेंज कर लिया, डेल्टा बन गया। अब डेल्टा के लिए इफेक्टिवली दवाई हो सकता है वो पहले वाली दवाई काम ना करे, अगर डेल्टा पर उसने काम कर दी तो फिर ओमिक्रॉन आ गया, अब ओमिक्रॉन उसका नया बच्चा निकल कर आ गया, हो सकता है जो दवाई डेल्टा पर काम कर रही थी वो ओमिक्रॉन पर काम न करे। तो इस तरीके से अपना नेचर चेंज करते रहते हैं, और जब इतनी नेचर चेंज होते रहते हैं किसी चीज के, तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मंकी माइंड हो जाता है, यानी कि एक तरीके से वो कहीं टिकता ही नहीं है। और जब वो टिकेगा नहीं कहीं तो फिर उसकी दवाई कैसे बनाओगे आप लोग? तो दवाई बनना जो रहता है वो वायरस की, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसका एक बेसिक नेचर पकड़ना होता है, जिसको मारा जाए तो ये मर जाएगा, ये कुछ ऐसा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है। तो यही रीजन है कोरोना के पीछे इतने लंबे समय से पड़े हुए हम लोग दवाई बनानी है, पर कोई भी दवाई अब तक ऐसी नहीं है जिसको आप लोग आंख बंद कर बोल दे कि ये 100% टीका बना दिया है, इसको लगाओ तो लाइफ झींगा लाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं बोल रहा आप लोगों को ये डोज लो और मौज लो, किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा अब तक। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इसलिए आप लोग समझ पाएंगे क्योंकि वो वायरल नेचर का है। अब ऐसा ही नेचर आप लोगों को एड्स का देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा दो चीजें यहां पर, एक बोलते हैं एड्स और दूसरे को बोलते हैं यहां पर HIV। तो सबसे पहले तो एड्स और HIV में डिफरेंस क्या है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एड्स जो है वो यहां पर सिंड्रोम है, ठीक है, यानी कि एक तरह की बीमारी है, और HIV क्या है यहां पर? HIV है वायरस। जैसे कोविड-19 बीमारी का नाम है, तो एड्स क्या है? कोविड-19, और HIV क्या है? वह SARS-CoV-2, यानी कि ये हो गया बेसिकली वायरस का नाम। तो पहले तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा गया था अभी कि कोविड-19 के वायरस का नाम क्या है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर लेकिन एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप लोग समझ पाओगे। समझ में आया यहां तक? एड्स जो है वो बेसिकली बीमारी का नाम है, जिसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV वायरस हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो ये एक तरीके की मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो यहाँ पर इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो बेसिकली बर्बाद होने लगती है। अब सबसे खतरनाक जो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो बार बार मैं जिक्र करूंगा, वो जिक्र करूंगा मैं यहाँ पर इम्यून सिस्टम का, और इसी के साथ में यहाँ पर जिक्र करूंगा स्टेम सेल का। ये यहाँ पर कुछ शब्द है मैं आप लोगों को बता देता हूं, तब आप लोग आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी जो होती है वो अपने अंदर एक ऐसी परत, एक ऐसी लेयर रखती है, अगर बाहर से कोई बीमारी आती है तो वो उस बॉडी को बेसिकली बर्बाद ना करे, हमारी पहरेदार आप लोग बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम तब तक लड़ता है जब तक सामने वाली बीमारी जो है उसको हरा नहीं देती, या फिर वो सामने वाली बीमारी को हरा नहीं देता। यानी कि इम्यून सिस्टम के पास में कोई ऐसा काम नहीं है कि वो बोले कॉम्प्रोमाइज करके कि मैं भी जिंदा रहूंगा और तू भी आजा, दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। या तो वो खुद मरेगा या फिर बीमारी को मारेगा। तो इम्यून सिस्टम वो होता है, इसीलिए कहते हैं कि इम्यून को तगड़ा रखो तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो कभी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। और इम्यून को तगड़ा कैसे रखते हैं? आप लोग प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, इसी के साथ में आप लोग अच्छी नींद ले सकते हैं। और जब मैं अच्छी नींद बोलता हूं तो आप लोग इसको 6 से लेकर 8 घंटे की नींद बोल सकते हैं। और 6 से लेकर 8 घंटे की मैं बेसिकली बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरा 8 घंटे की नींद लें। 6 घंटे एक अच्छी नींद है अगर इस एज में, जिस एज में आप लोग हैं। देखिए, या तो बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लंबे समय तक सोते हैं, या फिर जो बुजुर्ग होने लगते हैं उनको ज्यादा नींद आती है। पर लेकिन जो आप लोगों की एज है ना, ये बेसिकली आप लोग क्या बेसिकली, हालांकि ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं कि आपकी कौन सी एज है और बुजुर्ग की कौन सी एज है, क्योंकि सारी चीजें माइंडसेट पर डिपेंड करती है। उधर आप लोग देख लो, रोनाल्डो अभी खेले जा रहे हैं, ठीक है, और मेसी ने जो है अपना रिटायरमेंट ले लिया है। अब जबकि आप लोग देखोगे एक तरीके की चीजें, तो ये इंसान के ऊपर भी डिपेंड होता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनकी एज 80 हो गई है, पर देखो कितने एक्टिव है, भाई फुर्तीले हैं, उनकी आज भी नींद है 6 से 7 घंटे है। तो अपनी बॉडी को उस तरीके से मेंटेन कर लिया उन्होंने, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो इम्यून सिस्टम इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहां पर अभी हुआ क्या, बेसिकली एक पर्टिकुलर जो औरत है उसका HIV का इलाज कर दिया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू। तो ये है बेसिकली न्यूज। अब HIV का इलाज कर दिया और फर्स्ट ये रिपोर्ट ऐसे निकल कर आई है, तो बन गई ना न्यूज काफी खतरनाक कि एड्स की बीमारी का इलाज कर दिया। भाई साहब ऐसी कौन सी दवाई आ गई यार, ये उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उसके चलते पहले कई सारे छोटे छोटे टर्म समझने पड़ेंगे, जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में यहां पर बात की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा यार ये स्टेम सेल क्या होती है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि स्टेम सेल के बारे में बताओ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताऊंगा। पहले आप लोग इसका नेचर समझिए, स्टेम सेल काम कैसे करती है आप लोग समझ जाएंगे। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जो होता है पैदा होता है, तो बच्चा पैदा क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चा बनता कैसे है। अगर बच्चा बनने का आप लोग प्रोसीजर देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा प्रोसीजर आप लोगों को नजर आएगा। एक एग रहता है लड़की का और जो लड़का रहता है उसका स्पर्म रहता है, और दोनों को जो फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये फर्टिलाइजेशन जब इसका होता है एक वीक के अंदर में आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसा प्रोसीजर बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर बनता है यहाँ पर स्पर्म और जो एग्स होता है, एग को यहाँ पर जाइगोट भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है, तो फिर यहाँ पर जो प्रोसीजर बनकर आता है, यहाँ पर एक प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बन गई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो स्टेम सेल बेसिकली एक ऐसी सेल होती है जिसमें से आप लोगों की बॉडी बनना स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में क्या थी, जैसे एक फर्टिलाइजर था और एक एग था, दोनों को मिक्स किया गया यहाँ पर। तो मिक्स करने के बाद में उसमें से आप लोगों की देखिए बॉडी बनना स्टार्ट हो गई, हाथ पैर बनना स्टार्ट हो गए। हर्ट पहले तो हर्ट बनता है, ठीक है, हर्ट बनना स्टार्ट हो गया, फिर आगे चलकर बॉडी का शरीर का एक तरीके से नेचर बनना स्टार्ट हो गया। और ये सारा काम जो होता है ना, ये प्लेसेंटा के अंदर होता है। और ये प्लेसेंटा जो है इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, थोड़ा सा और बता देता हूं। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो प्लेसेंटा जो होता है ये एक बॉडी को बेसिकली प्रोटेक्ट करने वाला एक ऐसा एक पालना टाइप का एक इन्वायरमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जिससे बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चा सुसु पटी जो भी करता है वो सारी चीजें यहीं पर ही रहती है, और प्लेसेंटा यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है बच्चे को। तो ये बच्चे को जिंदगी प्रोवाइड कराता है, जो कि यहाँ पर बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। अगर माँ देखो कुछ खा रही है पी रही है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है, मात्र की एक माँ होती है, जब बच्चे को जन्म देने की अवस्था में होती है, तो उसको बोला जाता है कि दारू शराब सिगरेट वगैरह ये सब नहीं पीना है, कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है, प्रेशर नहीं लेना है। रीजन क्या है उसका, सीधा सीधा रीजन ये होता है कि लड़का जो होता है या फिर लड़की जो होती है, जो पेट में होता है इनके बच्चा, वो बेसिकली माँ के साथ में कनेक्ट होता है। अब माँ के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, यानी कि दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर माँ खुश है तो बच्चा भी अंदर खुश रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो बच्चा पूरा बना, हाथ बन गए, पैर बन गए, कान नाक बन गए, तो क्या था क्या स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, एक स्पर्म था और एग था, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया और यहां से चीजें बननी स्टार्ट हो गई। तो ये जो स्टेम सेल यहाँ पे बनी है, ये बेसिकली यहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। इन्हीं स्टेम सेल में से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसी से हमारी मसल्स बनती हैं, इसी से हमारी ब्लड सेल बनती हैं, इसी से हमारी नर्व सेल बनती है, इसी से हमारी कार्डियक सेल यानी कि हार्ट जो धड़कता है, लीवर वगैरह जो आप लोगों का बनता है, या फिर दूसरी जो भी सेल्स होती हैं वो सारी इसी में से निकल कर आती है। तो एक मिनट के लिए अब यहां पर रुकिए और सोचिए, अगर किसी इंसान का कल को चलकर कान कट जाए, ठीक है, या किसी का दिल धड़कना बंद कर दे, ठीक है, या फिर किसी को कोई और दिक्कत हो जाए, तो यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी वो बॉडी का पार्ट जो है वो खराब हो गया, ठीक है। अब यहां पर उसको उगाया जा सकता है क्या? अब यहां पर थोड़ा सा नेचर में जाओ। अब जब बचपन में भी तो चीजें उगी थी ना, स्टार्टिंग में थी तो नहीं, तो स्टेम सेल ने ये काम किया था उगाने का। तो यानी कि अगर कोई बॉडी में पार्ट खराब हो चुका है तो इसका मतलब ये हो गया हम उसको उगा सकते हैं। जी हाँ, हम उसको बिल्कुल उगा सकते हैं। उसको उगाने का जो प्रोसीजर है उसी को यहां पर अभी फॉलो करने की बात की गई है। अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो इंसान है इसका दिल धड़कना बेसिकली बंद कर चुका था, तो इसके अंदर सुअर का दिल डाला गया। तो ये जो सुअर है वो उस तरीके से बनाया गया था ताकि इसका जो दिल है इस इंसान में ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड आप लोग एक सुअर बोल सकते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया सुअर। तो उसका दिल जो है ताकि इंसान में डाला जा सके, और बिल्कुल उसी सिमिलर कंडीशन का यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो मुद्दा क्या हो गया यहाँ पर? मुद्दा यहाँ पर ये हो गया कि इंसान का दिल जो है वो एक सुअर के दिल में से निकाल के डाला गया, यानी कि सुअर में यहाँ पर ऐसा दिल क्रिएट किया गया जो कि इंसान में डाला जा सके। तो ये क्या है? ये साइंस का चमत्कार आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे चलकर अगर कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी की कोई हाथ कट गया, कोई और दिक्कत हो गई, तो तरीका ऐसा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पार्ट जो है बॉडी का फिर से उगाया जा सके। छिपकली की पूंछ देखी है, तोड़ दो कुछ दिनों बाद नहीं निकल जाएगी। तो ये जो काम होता है यहाँ पर, ये सारा काम जो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्रक्रिया जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ये प्रक्रिया काफी हद तक यहाँ पर डिपेंड रहती है स्टेम सेल के ऊपर में। तो यहाँ पर उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की है। अब आर्टिकल को सुनिए। यूएस के अंदर एक पेशेंट थी जो कि HIV से ग्रसित थी, यहाँ पर यानी कि HIV क्या है, वायरस है, उससे ग्रसित थी। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया, किसी डोनर ने दिया, जिसकी वजह से उसकी जो बीमारी थी जिसका नाम था एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसका इलाज कर दिया।
आगे पूरी एक एक बात समझ में, यानी कि यहाँ पर उसको बीमारी का इलाज कर दिया गया है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जो कि आप लोगों से कई बार पूछ भी लिया जाता है, इस तरीके से टर्म जो होते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है इसको बेसिकली एक ब्लड कैंसर बोलते हैं, यानी कि ब्लड में कैंसर हो गया। नॉर्मली ब्लड सेल्स जो होती हैं वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जो ऑलरेडी बनी होती हैं वो तो खराब होती है और नए वाली प्रॉपर वे में बन नहीं पाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ल्यूकेमिया, यहाँ पर ल्यूकेमिया के बारे में याद रखिएगा, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन चुके हैं। तो ल्यूकेमिया इज ए ब्लड कैंसर जो कोज होता है किसकी वजह से, ये नंबर ऑफ जो व्हाइट सेल्स रहती है बॉडी के अंदर में, ठीक है, वो एक तरीके से कोज बाय द एक तरीके से बढ़ जाती है नंबर ऑफ व्हाइट सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक बैलेंस बिगड़ गया, ऐसा आप लोग बॉडी के अंदर बोल सकते हैं। एड्स जो होता है वो सिम्टम्स होता है, एक मैंने अभी बताया एड्स बीमारी का नाम है, और एचआईवी जो है बेसिकली यहाँ पर उसके वायरस का नाम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इसकी बॉडी में से हम लोगों ने वो वायरस निकाल दिया। अब यहाँ पर ये जो वुमेन है, ये जो औरत है, ये हष्ट पुष्ट है। तो ये बातें यहाँ पर इसके अंदर समझाने की कोशिश की गई है। अब और कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उनको ध्यान से सुनिएगा। कुछ शब्द आप लोगों को ऐसे लग सकते हैं थोड़े से टेक्निकल हैं, पर लेकिन इतने भी टेक्निकल नहीं है कि आप लोग की समझ में नहीं आएंगे। आप लोग ध्यान से सुनोगे तो मैं 100% आप लोगों को समझा दूंगा। बस थोड़ा सा माइंड को ओपन रखिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारा जो शरीर होता है उसमें CD4 सेल पाई जाती है। अब ये CD4 सेल को आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से CD4 सेल, ये एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होती है। इनको T सेल भी आप लोग बोलते हैं। अब नॉर्मल तरीके से समझो, ये इतना टेक्निकल वर्ड को छोड़कर साइड में, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी के अंदर में, अगर कोई बीमारी आती है, मैंने बोला ना अभी इम्यून सिस्टम उसके साथ में लड़ना स्टार्ट कर देता है उस बीमारी के साथ में। तो यहाँ पर जो ये सेल आती है यही बेसिकली फाइट करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर यही काम करती है, जिसके बारे में आप लोगों को बोला, जिनको हम लोग T सेल भी बोलते हैं, ठीक है। T सेल को आप लोग ताकतवर सेल बोल सकते हैं, अगर याद रखने के लिए, कल को कोई बीमारी आ रही है तो हमारी ये सेल लड़ेंगी। तो ये क्या करती है, ये बॉडी को एक तरीके से, कोई ऐसी चीज अगर बॉडी के अंदर आ गई है, कोई इन्फेक्शन है, वो नहीं कहते पहरेदार खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलो कि कोई महल के घर पे ना, कोई महल के अंदर ना पाए, राजा क्या करते हैं बाहर खड़ा कर देते हैं अपने सिपाही को। तो ये T सेल वो सिपाही है यहाँ पर, ठीक है, बाहर खड़ी हुई है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर HIV जो है बेसिकली एंट्री करता है, HIV मैंने अभी वायरस बताया आप लोगों को, ठीक है, वायरस है ना HIV, और एड्स से बीमारी, जब भी हमारी बॉडी के अंदर HIV अगर एंटर करता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो CD4 सेल के ऊपर अटैक करता है, इनको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि T सेल जो है यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल आप लोगों की डिस्ट्रॉय होती नजर आएंगी। इसका मतलब ये कि सबसे पहले वो आप लोगों के सिपाही को मारेगा, तभी बॉडी के अंदर एंट्री कर पाएगा। तो इसकी वजह से आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, और ये जो वायरस है ये बॉडी में इंसान की एंट्री करना स्टार्ट कर चुका है। और एक बार अगर ये वायरस जो है वो बॉडी में एंट्री कर गया, फिर इसको निकालना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि ना के बराबर है फिर उसका निकलना बॉडी से। तो इस तरह की कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, इसीलिए यहां पर इसका इलाज अब तक नहीं मिल पा रहा था। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है, अगर आप लोगों से कोई बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके अंदर HIV वायरस चला गया है उसकी बॉडी बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी। ये काफी हद तक फिर भी आप लोगों की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। CD4 सेल जो है यहाँ पर जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जैसे इन्फेक्शन हो गया कोई पर्सन, तो यहाँ पर ये CD4 काउंट जो है पर्सन की इन्फेक्शन की, HIV जो है वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि HIV ज्यादा ताकतवर हो गया, बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो CD4 सेल की संख्याएं घटना स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप लोग बोलोगे कि कितनी होती है यार, ये तो बता दो एक बार कि CD4 सेल कम से कम पता तो चले कितनी है, कितनी घटा दी, कितनी दिक्कत होगी। अब वो नंबरिंग भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बताता हूं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक जब हेल्दी बॉडी है, जैसे आप लोगों का शरीर है आज के दिन में हष्ट-पुष्ट शरीर है, तो एक हेल्दी बॉडी है, तो CD4 काउंट जो होते हैं वो 500 से लेके 1600 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जब यहां पर बॉडी के अंदर वायरस घुस जाते हैं तो इनकी संख्या 200 आ जाती है। सोचिए जहां पर 1500-1600 सिपाही खड़े हुए हैं, वहां पर जब 200 सिपाही खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से काफी खतरनाक चीज हो गई ना। तो इसीलिए यहां पर इसको बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इसका हम लोग को तोड़ ढूंढना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि हमारी बॉडी में जो CD4 सेल है वो मेंटेन रह सके। तो यानी कि आप लोगों की बॉडी में 500 से लेके 1600 के करीब आज के में CD4 सेल देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से आप लोगों की बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो ताकतवर बना हुआ है। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को पूरी कहानी सुनाई है, यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ पर प्लेसेंटा के बारे में आप लोगों को बता दिया, इसी के साथ में यहाँ पर एड्स और वायरस के बारे में, और यहाँ पर ये स्टेम सेल के बारे में बताया, ये सारे अलग अलग टॉपिक है, छोटे छोटे सब टॉपिक आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और दुनिया भर के क्वेश्चन साइंस में आप लोगों से पूछे जाते हैं। इवन T सेल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फेज के बारे में। अब ये है हमारे देश में ये बीमारी कितनी है, चलो विदेशों में हो गया, लड़की का इलाज हो गया, क्या हमारे देश में इसकी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? क्वेश्चन अपने बारे में आता है इंसान का, ठीक है, किसी की लॉटरी लग गई, यार उसकी तो लॉटरी लग गई, मजे आ गए, अबे हमारे पास में क्या है वो देखते हैं ना पहले कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, तो अपने पास में देख लेते हैं हमारे देश में बीमारी की क्या हालत है। इंडिया HIV एस्टिमेशन की जब रिपोर्ट आई थी 2019 में, यानी कि अब से कुछ साल पहले,
तो ये माना गया था कि सबसे ज्यादा ये जो बीमारी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है 15 से लेकर 49 साल के बीच में देखने को मिलेगी। और ये काफी ज्यादा रीजन भी है इसका, क्योंकि ये जो एज रहती है ये कैसी रह जाती है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज रहती है, ठीक है। इसी में लोग जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अनप्रोटेक्टिव जो फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, तो ये काफी बड़ा रीजन रहता है। उन्हें कहते हैं कहीं भी किसी के साथ में भी इंसान जो है फिजिकल हो गया, अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर, पता चला सामने वाले को बीमारी थी, ठीक है, तो आपको भी बीमारी लग गई। इसकी वजह से क्या हो गया कि हाँ, इंसान जो है कई बार यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये बात करने से लोग डरते हैं, पर लेकिन अगर अभी आप लोगों ने रिसेंटली ओलंपिक के अंदर अगर देखा होगा, वहां पर कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उसका रीजन क्या था, ताकि बीमारी न लग सके। और पेरेंट्स हो गए और नॉर्मली टीचर्स तक भी बेसिकली क्लास में बात करने से इनके बारे में बचते हैं। तो ये गलत चीज है, क्योंकि इंसान की जान चली जाएगी, जान से ऊपर क्या है, तो इनके बारे में बातें होनी चाहिए। तो जब भी कहीं फिजिकल रिलेशन किसी के साथ में बने, तो वहां पर एक तरीके से प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है। तो प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि इंसान की बॉडी में बीमारी न जाए, ठीक है। एक ह्यूमन की जो आदत है कि हाँ, उसको जिंदगी में जो है एक तरीके से रिलैक्स होना है, अपने फिजिकल रिलेशन बनाना है, पर लेकिन प्रोटेक्शन भी साथ में होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये बातें बोलने की कोशिश की जाती है और ये इसीलिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, ताकि HIV जैसी या फिर और दूसरी बीमारी है उनको रोका जा सके। 2019 में जो HIV पेशेंट है उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ये बात की गई कि जो एडल्ट मेल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एस्टिमेट करते हैं कि 0.24% है हमारे देश में, और फीमेल जो है वो 0.20% है। ये अगर आप लोग नॉर्मली अभी आप लोगों को बहुत कम दिख रहा होगा, पर लेकिन पॉपुलेशन का जब परसेंटेज आप लोग निकालते हैं ना, ठीक है, आप लोग देखिए, मान लीजिए आप लोग को बोलना है 100 का आप लोग का 1% निकालना है, ठीक है, तो एक इंसान हो गया। अब वही 1000 का निकालिए, वही 10,000 का निकालिए, वही 1 लाख का निकालिए 1%, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये संख्या भी काफी बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें 2019 में इसी संख्या को, तो हमारी कंट्री में 23 लाख इंडियन जो हैं वो आज की डेट में 2019 में HIV पॉजिटिव हैं। तो ये काफी ज्यादा एक खतरनाक बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, है कि नहीं। 23 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी कि 2.3 मिलियन लोग जो हैं वो आज की डेट में यहां पर HIV से पॉजिटिव हैं। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा HIV के मरीज कहां पाए जाते हैं, किस राज्य में। जिस राज्य की जो थोड़ी सी कल्चर जो है एक तरीके से थोड़ी मॉडर्न टाइप की आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां लोगों का बाहर से आना जाना ज्यादा लगा रहता है, वहां पर आप लोग ज्यादातर देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। तो महाराष्ट्र कम से कम आप लोग याद रखिएगा, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो एड्स के केसेस पाए जाते हैं वो आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर यहां पर कर्नाटक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जहां एड्स के केस पाए जाते हैं। अब यहां पर कोई आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ले, यार स्टेम सेल के तो बड़े फायदे हैं, आखिर ये फायदे क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए बेसिक नेचर समझना होता है। अब स्टेम सेल क्या कर रही है, मान लीजिए इंसान की जो यहाँ पर है कोई पर्टिकुलर जो हड्डी है उसको टूट गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हड्डी टूट गई, ठीक है, पैर की हड्डी टूट गई, फिर कोई हड्डी टूट गई, तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर अब देखना पड़ेगा क्या क्या जुगाड़ है। तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकालना है, तो उसको किसी न किसी तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करना, अगर कोई डैमेज सेल हो गई है, फिर कोई लॉस्ट हो गई है, तो वो काम यहाँ पर स्टेम सेल का यूज करके किया जा सकता है। तो ये 3 मेन टाइप ऑफ स्टेम सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें यहां पर एक है एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल। एम्ब्रोयनिक ये इनके नाम है, ये बायोलॉजी के अंदर अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये प्रॉपर चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारा स्टैटिक पोर्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये सप्लाई करती है सेल फ्रॉम द एम्ब्रोय, ठीक है। एम्ब्रोय मतलब आप लोगों को नॉर्मली बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो जब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पूरा एम्ब्रोय बनता है स्टार्टिंग में, तो वहां से जो सेल निकाली जाती है, तो एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल जो होती है ये आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगी। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर ये पूरी कथा सुना दी थी ताकि आप लोग उसको समझ सकें, ठीक है। तो यहां पर एम्ब्रोय से निकाल के यहां पर लाई जाएगी जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसी सेल है, ये एक तरीके की प्लूरोपोटेंट सेल है, मींस दे कैन चेंज इनटू एनी सेल इन द बॉडी। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा पुराने टाइम पर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज जो होती थी खासकर, उनमें क्या करते हैं, इंसान का डीएनए लेकर पूरा इंसान तैयार कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि एक तरीके से बंदर से एक बनने का डीएनए, बंदर का डीएनए लिया, उसको बंदर बना दिया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से तो प्लूरोपेटेंट सेल काम क्या करती है, तो प्लूरोपेटेंट सेल जो है वो एक तरीके की टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि कैपेबल है इनटू एनी सेल बॉडी, यानी कि प्लूरोपेटेंट सेल जो है वो बॉडी में कोई भी सेल बना सकती है। वो एक तरीके की कैसी सेल होगी, वो एक तरीके की यहां पर स्टेम सेल होगी। स्टेम सेल के टाइप ही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो प्लूरोपेटेंट क्या करती है, आप लोगों की बॉडी में से अगर कोई प्लूरोपेटेंट सेल निकाले तो उससे बॉडी का कोई भी अंग बनाया जा सकता है। तो यहां पर लीवर बना दिया, ठीक है, पेट बना दिया, लंबी आंख हो गई, हार्ट हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोग की प्लूरोपेटेंट सेल बनाई जा सकती है, बस छोड़कर किसको, प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा नहीं बन सकता बस, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि प्लूरोपेटेंट सेल क्या क्या बना सकती है, तो सारी चीजें बना सकती है पर प्लेसेंटा नहीं बनाएगी। प्लेसेंटा तो देखिए बाहरी पार्ट हो गया ना, एक तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली गर्भ के अंदर जब बात करेंगे। अब प्लूरोपेटेंट सेल तो बॉडी के अंदर कोई अगर आप लोगों को पार्ट बनाना है उसके बारे में बात करते हैं, हाथ बना लिया, पैर बना लिए, आंख नाक कान बन गए,
तो ये आप लोग समझ सकते हो, प्लेसेंटा को छोड़कर सारी चीजें यहां पर बन जाती हैं। देखिए इतनी टफ ये टर्म्स थी, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को टफ लग रही होंगी, लग रही है ना सुनी सुनाई सी? हाँ यार समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो डाउट भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो ये जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा दूं ना, वो आप लोग ऐसे पढ़ लो कि किसी और को पढ़ा सको जाकर। तो ये मेरा बेसिक पर्पज रहता है। तो कोई भी चीज ऐसे पढ़ो कि आप लोग उसको पढ़ा दो किसी को जाकर, ठीक है? एक हो गई यहां पर, मैंने अभी बताया आप लोगों को प्लूरोपेटेंट। यहां पर नेक्स्ट एडल्ट स्टेम सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसी मल्टीपोटेंट सेल है जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कई सारी चीजों को चेंज कर सकती है, पर ये नहीं कि हर एक सेल को ये चेंज कर सकती है, ठीक है? जैसे ब्लड होगी यहां पर, जिसको यहां पर बेसिकली हेमोटॉप्टिक आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर ये सेल जो है रिप्लेस कर सकती है वेरियस सेल ऑफ ब्लड सेल को, यानी कि कई सारी सेल आप लोग को ऐसी देखने को मिलेगी। यानी कि एक तो ऐसा इंसान है उसको कोई भी काम दे दो करने के लिए कि भाई साहब ये सारे काम कर देगा, एक ऐसा इंसान है बस भाई साहब यही काम करेगा, ठीक है? और यहां पर इस तरीके के अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो ये वो वाली बात है कि ये कुछ ही काम कर सकते हैं, यानी ब्लड सेल के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है? तो मान कोई एक पार्ट है तो उसी के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर है। और एक होती है इंड्यूस्ड प्लूरोपेटेंट सेल। ये क्या होती है? ये लैब में बाहर से बनाई जाती है। तीन बोला था ना मैंने आप लोगों को, तीन तरीके की होती है। तो पहले आप लोगों के सामने क्या होगी, कंफ्यूज नहीं होना है, एम्ब्रोयनिक स्टेम सेल होगी, कुछ भी बना लो भाई साहब, बाहुबली टाइप की है, ठीक है? दूसरी यहां पर क्या होगी, एडल्ट होगी, जिससे कुछ ही काम आप लोग कर सकते हैं। और तीसरी इंड्यूस्ड प्लूरोपेटेंट सेल होगी, जिससे आप लोग लैब में बाहर बनाकर बेसिकली किसी इंसान के लिए यहां पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तीन तरीके की यहां पर हो जाती है। तो प्लूरोपेटेंट जो रहती है वो कोई भी सेल डेवलप कर सकते हैं, पर लेकिन बाहर डेवलप किया जाता है लैब के अंदर में। ये बेसिकली बॉडी के अंदर की बात नहीं है। तो ये तीन तरीके की होती है, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चक्षु खुल गए, आर्टिकल क्लियर हो गया। तो इसलिए बोला था मैंने आप लोगों को डॉक्टर बनाऊंगा और साइंटिस्ट बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है? आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अब आप लोगों को मैं फ्रीडम फाइटर बनाऊंगा, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में कुछ बातें करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा और ये जीएस पेपर 1 के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। काफी अच्छे से कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अभी बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नीतीश कुमार साहब। उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि 15 फरवरी का जो दिन है वो शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों के माइंड में तुरंत घंटी बजेगी, यार शहीद दिवस तो किसी और दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, अब वो कौन सा दिन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? अभी यहां पर क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके पीछे ये बोला गया कि 34 फ्रीडम फाइटर जो थे उनकी जान ले ली गई थी तारापुर में टाउन में, यहां पर किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, लगभग 90 साल पहले। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को पता है जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह बच्चे बुजुर्ग उनकी बेसिकली जान ले ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो जनरल डायर का मैसेकर आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी के बाद में सबसे जो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट जो घटना देखने को मिली थी वो बिहार के जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर तारापुर एक लोकेशन है टाउन, वहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली थी कि 34 लोगों को यहां पर बेसिकली मौत के घाट उतार दिया गया था। तो यहां पर आप लोग बोलोगे चलो यार ये तो समझ में आता था कि जलियांवाला कांड क्यों हुआ, क्योंकि सत्यपाल किचलू और यहां पर एक और पर्सनैलिटी थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? एक मिनट, मैंने मतलब दोनों आंसर वैसे आप लोगों को बता दिए, ठीक है? जो सत्यपाल किचलू बोला है मैंने ये दो इंसानों के अलग अलग नाम है, दोनों के बेसिकली मैंने आप लोगों को एक का तो नाम ही बता दिया सत्यपाल, दूसरे का नाम किचलू, ठीक है? तो किचलू जो है वो पूरा नाम आप लोगों को बताना है कि उनका पूरा नाम क्या था, ठीक है? तो उन दोनों को बेसिकली क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है एक काले कानून के नाम से उनके द्वारा एक कानून लेकर आया गया था जिसमें किसी को भी पकड़ लो और जेल के अंदर डाल दो। तो ये जो कानून था वो जब यहां पर हमारे फ्रीडम फाइटर को पकड़ा गया तो उसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, तो जिसकी वजह से यहां पर जान चली गई थी, ठीक है? तो यहां पर वो हरकतें पूरी देखने को मिली। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ होगा कि ऐसे ही कुछ पीछे कोई कहानी चली होगी यहां पर कि इसकी वजह से यहां पर ये दुर्घटना देखने को मिली, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये हो गया तो क्यों हो गया। इसके पीछे का अगर रीजन आप लोग खोजने जाओगे तो फिर आप लोग की जो वो होती है ना एक चीज होती है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब पहले मैं आप लोगों को वही चीजें बताने वाला हूं कि आखिर यहां से चीजें कैसे कैसे चली। जब वो आप लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे तो आप लोग और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है? अच्छा ये ऐसे हुआ, इसकी कहानी यहां से जुड़ी है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है? तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करके यहां पर चलता हूं, उसको आप लोग कनेक्ट करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये नरसंहार क्यों देखने को मिला। सबसे पहले तो यहां पर कब हुआ ये नरसंहार, तो 15 फरवरी 1932, तो 1932 में हुआ। और आप लोग ऐसे अगर इवेंट याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग कभी भूलोगे नहीं, इसके चलते आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो डेट है 15 फरवरी 1932, 1932। अब थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, फिर इस वाली स्लाइड पर आएंगे।
अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दे दी गई थी यहां पर, ठीक है। तो 23 मार्च जो 1931, तो यहां पर आप लोगों को पता है, यहां पर जिसकी वजह से लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर आक्रोश था। तो एक तो ये आक्रोश आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था, ठीक है, जिसके चलते यहां पर लोग जो थे वो काफी दुखी थे यहां पर। तो इसके चलते यहां पर आगे चलकर आप लोगों को पता है, यहां पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1932 में यहां पर। तो गांधी जी के द्वारा बोला गया कि बेगुनाह लोगों को तो छोड़ दो, कम से कम अंग्रेजों को, कि जिनको आप लोगों ने पकड़ रखा है। तो उन लोगों को छोड़ने की बात की गई थी, पर इन्होंने इनको छोड़ने से मना कर दिया था, तीनों को, कि यहां पर इनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये बातें बेसिकली वहां पर देखने को मिली। तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई बेसिकली, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी यहां पर आप लोगों को पता है कि यहां पर बाइकआउट कर दी गई थी। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें यहां पर कई सारी बातें हुई कि यहां पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर देंगे जिनको पकड़ लिया था, और उसके बाद में यहां पर बेसिकली पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा है, यानी कि जब यहां पर ये हुआ उससे पहले माहौल कैसे बना, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। लोगों को छोड़ने की बात तो कर दी गई यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पर लेकिन जब यहां पर चीजें आगे बढ़ी तो यहां पर क्या किया गया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया यहां पर अंग्रेजों के द्वारा, और नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी को यहां पर जेल में डाल दिया गया। इसी के साथ में यहां पर कई सारे और फ्रीडम फाइटर थे। ये याद रखने की मतलब इतना नहीं कि आप लोग इनको रटोगे, क्योंकि बहुत सारे नाम आप लोग भूल जाओगे, पर फिर भी हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो श्री कृष्णा सिंह हो गया, इसी के साथ में यहां पर नामधेरी सिंह हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर नरपद मुखर्जी हो गया। तो ये लोग ऐसे थे जो पर्टिकुलर एरिया में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, तो इनको भी वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जब सबको गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहां पर तब एक कॉल दिया गया यहां पर बेसिकली कांग्रेस के लीडर के द्वारा, जिनका नाम था सरदार सरदूल सिंह, ये यहां पर कवेश्वर, इनके द्वारा बोला गया कि जहां जहां पर भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वहां वहां पर हम लोग तिरंगा फहराएंगे, यानी कि अपना तिरंगा झंडा जो है हम लोग वहां पर फहराएंगे जहां जहां पर कांग्रेस की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। तो झंडा फहराने की मुहिम जो यहां पर स्टार्ट की गई, तो ये एक मुहिम यहां पर, इसमें से तारापुर के अंदर जो बिल्डिंग थी गवर्नमेंट की, उसमें भी बोला गया झंडा फहराया जाएगा। तो ये जो कॉल दी गई थी झंडा फहराने की, उसी के चलते लोग यहां पर झंडा फहराने पहुंचे। तो जो नेशनल फ्लैग यहां पर फहराने की बात की गई, तो पुलिस को पता चल गया कि ऐसा कुछ यहां पर इंसिडेंट होने वाला है, और पुलिस वहां पर एन मौके पर पहुंची और यहां पर गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई। यहां पर 4000 के करीब स्ट्रॉन्ग क्राउड जो थी वहां पर बेसिकली पुलिस के द्वारा वहां पर कई सारी चीजें देखने को मिली। फिर आप लोगों को पता है जब यहां पर दोनों तरफ से फिर चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर ओपन फायर यहां पर किया गया, जैसा जलियांवाला बाग में किया गया, और 75 राउंड बोले जाते हैं यहां पर उनके द्वारा चलाए गए। और इसी के चलते ये बोला जाता है कि 34 बॉडी जो है वो वहां से इंसिडेंट से रिकवर की गई। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, पर लेकिन 34 बताई जाती है। और इन 34 में से जो आइडेंटिफाई की गई थी यहां पर, उसके बारे में बात की जाती है कि 13 लोगों की बॉडी जो है ओनली आइडेंटिफाई कर पाए, बाकी की तो ये भी नहीं पता चल पाया कि किसके घर से निकल कर आए और किसका बच्चा है, किसका हस्बैंड है, किसका पिता है, वो भी नहीं पता चल पाया। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जलियांवाला इंसिडेंट के बाद में, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर एक तरीके से देश में रोष फैलाने वाला इंसिडेंट निकल कर आया, और कोई इसके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करता है। इससे पहले आप लोगों को पता था कि ऐसा कुछ देखने को मिला बिहार के अंदर, ऐसा इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत। अगर आप लोग बिहार पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें सुना होगा। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो नेशनल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। तो कोई भी अगर डे सेलिब्रेट करते हैं, उसका बेसिक पर्पज यही होता है कि नेशनल लेवल पर भी उसके बारे में हम लोग जान सकें, और यही इसीलिए यहां पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जान पा रहे हैं, है कि नहीं। तो एक हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर, अगर कल को कोई आप लोगों से पूछ ले तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर अगर बात करें एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है जिसके द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी फेमस पर्सनैलिटी है, हमारे संविधान से भी रिलेटेड कनेक्टेड है वो, उनके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई माइंड में कंफ्यूजन होना चाहिए इसको लेकर, अगर है तो बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही उम्दा आर्टिकल रहने वाला है। फिर से हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जाएगी, काफी कुछ आप लोगों से यहां पर बताऊंगा। और हेल्थ के बारे में जब भी कोई बातें होती है, मैंने बताया आप लोगों को कि वो मेरे दिल के करीब हो जाता है, और ये पीआईबी के भी द्वारा यहां पर कवर किया गया काफी डिटेल में। बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। अब आप लोगों को देखते ही समझ में आना चाहिए, जब 4.0 है इसका मतलब 3 पहले भी आ चुके हैं, चौथे नंबर का लॉन्च किया है, 3 पहले भी आ चुके हैं। क्या 3 पहले जो आ चुके हैं उससे पहले भी कुछ आ चुका है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि एक टाइमलाइन में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताऊंगा ये कभी भी, अब आप लोग कभी भी पढ़ोगे तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, उस तरीके से पूरा बताता हुआ चलूंगा। तो ये आप लोग यहां पर समझिएगा। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये याद रखिएगा, इनके द्वारा यहां पर ये चीजें जो हैं वो लॉन्च की गई है। तो
तो इसके चलते हमारी कंट्री में यहाँ पर ये बेसिकली किस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले क्या है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में। उनके द्वारा यहाँ पर एक इंटेंसिफाइड मतलब काफी एक तकड़े तरीके से, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि 4.0। तो 4.0 है यहाँ पर। तो ये एक तरीके का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ग्लोबली, यानी कि दुनिया में। और रीजन है सबसे बड़ा, क्योंकि हमारी कंट्री जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है। तो इतना तो बनता भी है। 3 करोड़ लोग जो है यहाँ पर एनुअली, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, और इसी के साथ में 2.6 करोड़ जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात की जा रही है। और अभी मैंने आप लोगों से बात की है इम्यून सिस्टम के बारे में, तो कोई ज्यादा देर तो हुई नहीं है। अगर डॉक्टर आप लोग बन चुके हो तो ये याद ही होगा आप लोगों को कि हाँ इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई कि इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का। तो वो जो इम्यून सिस्टम है जो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया, उसी इम्यून सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है और अच्छे लेवल पर, ताकि बीमारियों के साथ में लड़ सके। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो क्या करती है, बेसिकली कई बार देखा होगा बच्चे को वैक्सीनेशन दिया जाता है कई सारी बीमारियों को लेकर। बच्चा पहले हो गया, फिर उसके बाद में फिर दिया जा रहा है, फिर दिया जा रहा है। कई सारे टीके नहीं लगते हैं बच्चों को आजकल में, आप लोगों ने देखा होगा। कई सारे ये टीके दिए जाते हैं बच्चों को, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो हष्ट पुष्ट बनी रहे, आगे चलकर कोई बीमारी न रहे। पुराने टाइम पर पोलियो की बीमारी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि कोई ना कोई बच्चा जो है पोलियो से ग्रसित हुआ पाया जाता था। पर आज की डेट में हम लोग पोलियो की बीमारी को अपने देश से हटा चुके हैं। अब किस साल में हमारा देश पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? एक सेकंड, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसी के आसपास में कोई साल है, इतना आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए ऑप्शन देता हूँ लोगों को, ये सही रहेगा, ऑप्शन दे देता हूँ। हमारा देश किस साल में पोलियो फ्री हुआ? 2013 है एक ऑप्शन, ठीक है, 2014 है, 2012 भी लगा लो चलो, और 2015, ठीक है, ये है ऑप्शन आप लोगों के सामने। बताइए किस साल में हमारा देश जो है वो पोलियो से मुक्त हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। और लास्ट केस जो आया था यहाँ पर वो आया था 2011 में, ठीक है। 2011 में लास्ट केस जो हमारे देश में आया था वो आया था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हावड़ा जो है, वहां पर हावड़ा ब्रिज का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां पर पोलियो का लास्ट केस आइडेंटिफाई किया गया था 13 जनवरी 2011 में, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पता है कि लास्ट केस के बाद में कितने साल होते हैं गैप, और उसके बाद में फिर फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं, फिर भी आप लोगों को आंसर मिल गया। और ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो देखता हूं किस किस को याद आता है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं आएगा देख लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अच्छे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर डाउट रहता है ना, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन भी आप लोग एक दूसरे का पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल एक अच्छा खासा डिस्कशन आप लोग लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव वे में आप लोग उसको लेकर चलिए, सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। अब जो मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं वो बात मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा पॉइंटों के साथ में, जिससे कि आप लोग समझ सके कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुआ है, ठीक है। जब आप लोग हिस्ट्री जाकर किसी चीज की पढ़ना स्टार्ट कर देते ना, तो फिर आप लोगों को चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोग को हिस्ट्री में से उठाकर चलूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाए। फिर हम लोग 4 पर आएंगे कि 4 तो यहाँ है, चलो समझ में आ गया। क्या 4 से पहले कोई था? तो वहां से लेकर मैं आप लोगों को चलता हूं, फिर यहां पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारे देश में, वो 1978 में, यानी कि 1978 में आया था। 1978 में आया था। तो उस टाइम पर भी इसको इसी नाम से जानते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को पता है टाइम टू टाइम जो है लोगों के नाम चेंज होते रहते हैं। उस टाइम पर यहां पर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इसका नाम रखा गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता था। फिर आगे जो लगा, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया गया 1985 में, यानी कि 1985 में। और फिर इसका नाम मॉडिफाई करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया। यानी कि नाम जो लॉन्च किया गया था वो था एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि एक एक्सपेक्टेड प्रोग्राम था जो कि इम्यूनाइजेशन को ठीक करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर था यहाँ पर ये। फिर आगे चलकर इसका नाम जो था वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया। तो यानी कि स्टार्ट यहां से हुई, स्टार्टिंग में ही कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो यहाँ पर लगभग 7-8 साल बाद इसका नाम चेंज हो गया। फिर आगे चले, कुछ और चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, कैसे कैसे चीजें हुई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, कई सारे और नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो एक एक कर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं, ताकि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे प्रोग्राम के नाम चेंज हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जो लाया गया था यहाँ पर, ये प्रिवेंट करने के लिए मोर्टेलिटी और एक तरीके से मोर्बिडिटी, जो ज्यादा बीमारी हो रही है, जान जा रही है जच्चा और बच्चा को, प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसके चलते 12 ऐसी बीमारी है जिसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश की गई। यहाँ पर अगर बात करें एक्सेलेरेटेड कवरेज किया गया आगे अभी इसमें, यहाँ पर तो मिशन इंद्रधनुष जो है उसके अंदर लाया गया, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया इसको 2015 से। पर लेकिन इससे भी पहले कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर अगर आगे चलते हैं, यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ पर इस इंद्रधनुष है, ठीक है।
तो इससे पहले यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2015 में, ठीक है। तो 2015 में फिर यहां पर मिशन इंद्रधनुष को बेसिकली लेकर आया गया 2015 से, और बोला गया फुल्ली जो इम्यूनाइजेशन किया जाएगा लगभग 0 से लेके 90% तक का, ठीक है। तो इसको मिशन इंद्रधनुष बोला गया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो फुल्ली इम्यूनाइजेशन 89 जो चिल्ड्रन है 89 लाख उनको कवर करने की बात की गई, और इसके चलते यहां पर एक यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहां पर वैक्सीनेशन का चलाया गया। तो इसके अंदर जो बीमारियां थी, ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी टोटल 12 बीमारी। ये वो बीमारी है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कई बार कि कौन सी बीमारी यहां पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कवर की जाती है। तो डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिंजाइटिस और निमोनिया हो गया। इसी के साथ में यहां पर हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, इन्फेक्शन जैपनीज जो इंसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस हो गया, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हो गया, और मिजल या फिर रुबेला जिसको आप लोग बोलते हैं मिजल रुबेला, ये हो गई। तो ये बीमारी इसके अंदर कवर करने की बात की गई। आगे चलकर इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पर फ्लैगशिप स्कीम अंडर द ग्राम स्वराज अभियान, और एक्सटेंडेड किया गया यहां पर ग्राम स्वराज अभियान तक चीजें और अच्छे लेवल पर लेकर चलेगी। फिर लगा यहां पर मिशन इंद्रधनुष को थोड़ा सा इंटेंसिफाइड करना है, तो फिर इसका नाम आगे चेंज करके मिशन जो यहां पर बेसिकली इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया 2017 में। तो ग्रेट फोकस अब तक यहां पर गांव वाले एरिया पर था, अब 2017 से शहर वाले एरिया पर भी फोकस देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अर्बन एरिया में आगे यहां पर जैसे इंटेंसिफाइड चीजें जुड़ी। यहां पर इम्यूनाइजेशन कवरेज को सिलेक्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट और सिटीज में, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेसिकली मोर देन 90% ऑफ द यहां पर देखने को मिलेंगे दिसंबर 2018 इंस्टेड ऑफ 2020 तक हम लोग उससे पहले यहां पर कवर कर चुके थे, तो अच्छे लेवल पर। फिर आगे चले इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का 2.0 आ गया। अभी हम लोगों ने पहला देखा, फिर दूसरा आ गया, तो 17 तक खत्म हो गया था। फिर आगे चलकर यहां पर 19-20 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 25 साल जो थे पल्स पोलियो के यहां पर कंप्लीट हो रहे थे आप लोग, ठीक है। यह पल्स पोलियो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था देश के अंदर, तो उसके चलते यहां पर इसके अंदर हम लोगों ने और चीजें ऐड की गई। एम ये था कि 90% पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवरेज किया जा सके 2022 तक का, ठीक है। पर लेकिन वही है कि सारी चीजें जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से चलती नहीं है। इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष तीसरा आ गया जो लॉन्च किया गया 2021 में, और फोकस ये था यहां पर फिर यहां पर कि चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि मिस्ड हो चुके हैं कोविड-19 के चलते, उनको कवर किया जाए, यानी कि उन एरिया में भी पहुंच सके जहां पर हम लोग बच्चों को या फिर महिलाओं को कवर नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए यहां पर ये तीसरा लॉन्च किया गया 2021 में। और अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं चौथे के बारे में। चौथा जो है वो एक रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस आप लोगों की देखने को मिलेगी, वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को, जो कि यहां पर लगभग चिल्ड्रन जो अप टू 2 ईयर है, ठीक है। क्योंकि प्लेस जो यहां पर स्लो जो हो गया था कोविड-19 के चलते, अब और थोड़ा सा उसको अच्छे लेकर चलेंगे, जहां गैप रह गया था यहां पर इम्यूनाइजेशन में उसको लेकर चलेंगे। तो इसके चलते यहां पर 416 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अराउंड यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। तो ये बेसिक चीज देखने को मिलेगी। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बताने हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक से क्वेश्चन यार पता होना चाहिए। आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम आप लोगों को लिखना है, जो भी राज्य है ABCD उसका नाम लिखें, और आप लोग ये लिखना है कि उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर टोटल देश के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है यार, इनके बारे में पता रहेगा तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, इसलिए मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसको माइंड में क्लियर रखोगे। न्यूज जो है वो थोड़ी सी पुरानी है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग की छूटती नहीं है, ये आप लोग ध्यान से रखिएगा। कोई भी ऐसी न्यूज जो आप लोग की इंपॉर्टेंट है वो कभी नहीं छूटती है, चाहे आप लोग उठाकर देख लेना। और जितनी न्यूज कवर करता हूं इसलिए 7 दिन आप लोग की वीडियो आती है, ठीक है। 7 दिन का मतलब इसलिए डाला है क्योंकि कुछ न्यूज अगर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बच गई है तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो ये बेसिक पर्पज मेरा यही है ताकि इंपॉर्टेंट चीज कुछ ना छूटे। अगर आप ही लेक्चर छोड़ देते हो यार देखो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ठीक है। पर अपनी तरफ से मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाने की कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, जो क्योंकि कोई कमी रहेगी आप लोगों की तरफ से तो फिर आप लोग उसके लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। कम से कम ये नहीं बोलोगे कि हाँ सर आपने ये चीजें छोड़ दी थी, ठीक है, इस तरीके से। तो उससे क्या रहता है, मतलब कम से कम मैं अपने मन को एक दिलासा दे पाता हूं कि मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है। अब आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर कितने ईमानदार हैं, अब यार ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग अगर अपनी पढ़ाई को लेकर ईमानदार नहीं है तो मैं चाहे कितना भी कुछ कवर क्यों ना कर लूं उसको कोई मतलब बनता नहीं अगर आप लोग सीरियस नहीं। जैसा मैं बोलता हूं लेक्चर खत्म होने के बाद में एक बार रिकॉल किया करो चीजों को जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उससे क्या होगा लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे। कोशिश तो क्या करो रिकॉल करने की, कई सारे बच्चे कर रहे हैं और लिखते भी हैं कि हाँ हो गया है, तो इसको देखा करो याद कर कर, तो आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर खत्म हो गया बंद करा और भाग गए, बस्ता फेंका स्कूल में शायद पता नहीं कहां का क्या क्या चीजें पड़ी है, वो वाली आदत छोड़ दो, बच्चों वाली आदत हुआ करती थी। नाउ यू आर इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो यहां पर अगर पीछे रहोगे तो बहुत ही पीछे छूट जाओगे। जीएस पेपर 1, 2, 3 के अंदर ये टॉपिक कवर किया जा सकता है।
पुअर्टी इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर पड़ोसियों की हेल्प करना, उसके तहत यहाँ पर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हिंदू के अंदर कवर किया गया था यहाँ पर ये आर्टिकल जो है, समझेंगे आखिर क्या मुद्दा है। अभी आप लोगों को पता है 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया पावर में। तालिबान पावर में आ गया, तब से लेके तालिबान जो है वहां पर कंट्रोल किए हुए हैं। पर लेकिन तालिबान पावर में तो आ गया, पर लेकिन वो किसके द्वारा चढ़ाया गया? पाकिस्तान के द्वारा चढ़ाया गया, इसी के साथ में चाइना के द्वारा चढ़ाया गया कि हाँ यार पावर जो है अपने कंट्रोल में ले ले। पर उसको बेवकूफ को ये नहीं लगा कि पावर तो तेरे कंट्रोल में आ जाएगी, पैसा कहां से आएगा? क्या तुझे कल को पैसा पाकिस्तान देगा? वो खुद कटोरा लेकर घूम रहा है चाइना के सामने या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, खुद उसको यहाँ पर ग्रीन लिस्ट में डाल रखा है आज के डेट में। वो खुद अपनी जिंदगी जो है सही से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान साहब है, खुद उनकी गवर्नमेंट जो है वो तख्ते पर बेसिकली लटकी हुई है आज की डेट में। तो कंडीशन ये है कि किसी ऐसे इंसान के बोलने पर झाड़ के पेड़ पर न चढ़ जाओ जो खुद की औकात नहीं रखता है कुछ। तो यहाँ पर यूएसए के खिलाफ लड़े, खूब सारा कुछ काम किया, उल्टी सीधी हरकतें करी। यूएसए ने क्या किया? सारी की सारी जो मनी थी वो फ्रीज कर दी, जो भी यहाँ पर पड़ी हुई थी। लगभग 7 बिलियन के करीब पैसा पड़ा हुआ था अफगानिस्तान में, जो इन्वेस्टमेंट उनको करना था वो सारा का पैसा जो है, सारा पैसा जो है सीज कर दिया, यानी कि जो बैंक पड़े थे उनको अलाउ नहीं किया गया। उसमें से लगभग 3.5 लाख, जो 3.5 बिलियन जो है वो उन लोगों को दे दिए जिसमें यहां पर जब ओसामा बिन लादेन के द्वारा यूएसए की बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाला गया था, लगभग 3,500 के करीब लोगों की वहां पर जान गई थी। तो उनके घर वालों को यहां पर बेसिकली आधा पैसा दे दिया, और आधा पैसा जो है वो अफगानिस्तान में तो जाएगा, पर लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएगा। इसीलिए तालिबान ने अभी बोला था कि यूएसए जो है वो एक तरीके से बेरहम हो गया। बेरहम तो हो गई, तुमने बदतमीजी इतनी काटी है यहाँ पर, जिस तरीके की चीजें चलनी थी उस तरीके से चलनी नहीं थी। अब यहाँ पर वो कि अपना पैसा खर्च करे। अब मांग लो चाइना से और पाकिस्तान से, आज की डेट में तालिबान को किसी भी देश ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? जो पहले सपोर्ट करे थे तालिबान की भाई साहब टुई लाल हो गई आज की डेट में हर तरीके से। अभी अपने देश के बारे में बात करते हैं। हमारा देश है, बड़े ही दिल वाले लोग हैं हम लोग अक्सर लोगों की हेल्प कर दिया करते हैं, और हम लोग कभी नहीं ओके के नेकी कर दरिया में दाल वाली हम लोग अपनी हरकतें रखते हैं हमेशा। भले ही हम लोग बेसिकली हमको सामने वाला कुछ ही बोलता रहे, तो हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हमारी कल्चर ऐसी है, हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके द्वारा बेसिकली 50,000 मिलियन टन जो गेहूं है वो यहां पर भेजने की बात की गई इंडिया के द्वारा, यानी कि हमारे देश के द्वारा डायरेक्ट अफगानिस्तान को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि तालिबान के हाथ में दे रहे हैं। तो ये सेंड किया जाएगा एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो इंसानों की जो जान जा रही है वहां पर भूखमरी की वजह से, उसको रोक पाएंगे। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी जो डायलॉग हुआ ऑन अफगानिस्तान, जिसमें कई सारे लोगों के द्वारा शिरकत किया गया, तो उसमें बोला है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लोग भूखे मर रहे हैं वहां पर, लोग अपना पेट पालने के लिए यहां तक की बातें निकल कर आ रही है, कई सारे लोग जो है अपने बच्चों को भी बेच रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन वहां पर आ चुकी है। तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो इंडिया के द्वारा मोर देन 20 टन जो है मेडिसिन अभी सेंड की जा रही है वहां पर। इसी के साथ में 7,500 के करीब टन जो है वीट की बात की जा रही है। हालांकि अभी यहां पर ये पहुंचना था, पर लेकिन कोविड-19 के चलते बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि हम लोग इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाए। और दूसरा, हमारे देश में इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो इसकी वजह से भी हम लोग चीजों को नहीं भेज पाए। और तीसरा, बची कुची कसर पूरी कर दी पाकिस्तान ने, क्योंकि जो यहां पर जो गेहूं वगैरह था पाकिस्तान के थ्रू जाना था, तो पाकिस्तान का ढुलमुल रवैया भी काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट यहां पर कर रहा था। हालांकि अब जो चीजें हैं वो हो गई हैं यहां पर कि हाँ पाकिस्तान के थ्रू जाया जा सकता है, पर लेकिन एक और रास्ता है हमारे पास में कि हम लोग यहां पर ईरान के थ्रू भी जा सकते हैं। ईरान ने भी हम लोग को बोला था कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, पर लेकिन हम भी तो ये चाहते हैं अफगानिस्तान के तालिबान को बताना कि जिसको तुम पाकिस्तान अपना लंगोटिया यार बोलते हो, वो तुम तक गेहूं तक नहीं पहुंचाने दे रहा है। तो ये कहते हैं दिमाग यूज करना, तो इंडिया ने थोड़ा सा दिमाग भी यूज किया यहाँ पर, तो इसके चलते चीजें देखने को मिल रही है। अब जो वीट एग्रीमेंट है यहाँ पर फरवरी 2022 में यहाँ पर ये पाकिस्तान टू अफगानिस्तान बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑफिशियल हैं उनके थ्रू यहाँ पर जाएगा। ईरान के द्वारा भी हालांकि बोला गया कि चाहबार से ले जाओ यार, आकर आराम से आप लोग पहुंचा सकते हैं यहाँ पर। तो कई सारे ऑप्शन हमारे पास में आ गए। मेजर कंसर्न पर यहाँ पर यह था, जो एग्रीमेंट था वो वाया पाकिस्तान बोला था हम लोगों ने कि हम लोग पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे, पर लेकिन कोविड-19 के चलते 2019 से हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बॉर्डर जो है कंप्लीटली क्लोज कर दिए गए थे, और कई सारे और भी रीजन थे, क्योंकि हमारी एक दूसरे के साथ में बनती नहीं है, ठीक है, हम एक दूसरे के सास बहू के साथ तरीके से हम लोग लड़ते हैं, तो वो भी कई सारे इशू है। तो पाकिस्तान जो है तब से लेकर दुनिया में अपना नहीं एक तरीके से आप लोगों ने कि एक वो नहीं कहते कि एक नंगा डांस करता घूम रहा है सबके सामने, जब से हमने अपने देश में आर्टिकल 370 जो है वो चेंज किया 2019 में। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, मतलब हम अपने घर में चेंज कर रहे हैं तो मिर्ची दूसरों को लग रही है। इस तरीके के लोग जो हैं वो हमेशा दुनिया में फ्रस्ट्रेट और परेशान रहते हैं, जिनको इस चीज से दिक्कत है कि सामने वाले का घर क्यों बस रहा है, सामने वाले के घर में क्यों चीजें बढ़ रही हैं,
और जिस इंसान का कभी अपने ऊपर फोकस नहीं होगा वो इंसान कभी आप लोगों को बरकत करता हुआ नजर नहीं आएगा। और ऐसे ही पाकिस्तान है, अपने देश में एजुकेशन ढंग के नहीं है, हेल्थ ढंग के नहीं है, अपने ही लोगों के ऊपर बम पटाखे फटका रहे हैं, पर उनको इससे दिक्कत है कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। हमारे देश में हिजाब का इशू बन गया तो उन्होंने हिजाब डे डिक्लेयर कर दिया। उनकी जिंदगी इस पे चल रही है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, वरना उनके पॉलिटिशियन को और कोई काम ही नहीं है। अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने स्कूल पर ध्यान दे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान है और उसमें पूरा एक तरीके से एंजॉय करते हैं वो। ये कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं और हर देश के पॉलिटिशियन करते हैं। हमारे देश के भी आप लोग देख लो, रिलीजन के नाम पर बात करने लगेंगे जब चीजें होने लगती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिशियन का धंधा होता है, पर लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता जागरूक तब होगी जब एजुकेशन पहुंचेगी। तो एजुकेशन पाकिस्तान में प्रॉपर वे में वहां पर हो ही नहीं पाते, क्योंकि रिलीजन जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। तो सबको रिलीजियस गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। जहां पर एक सेक्युलर देश है वहां पर एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट चलाने वाले हमारे जो नेता थे, उन्होंने हमारे देश को एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री बनाया। और एजुकेशन एक ऐसे लेवल पर पहुंच रही है आज के डेट में हमारे देश में कि हम लोग आने वाले टाइम में भी विश्व गुरु बनेंगे हर एक फील्ड में, जिस लेवल पर हमारी जो यंग जनरेशन आगे बढ़ रही है। पर लेकिन ये चीजें पाकिस्तान के अंदर नहीं देखने को मिलेगी कभी भी, क्योंकि उनके नेता ही ऐसे नहीं रहे यहाँ पर। तो आज की डेट में यहाँ पर अगर बात करें यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं जहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। ये एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर डिलीवर करती है फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसी। जहां पर कोई वार हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, तो वहां पर ये फूड प्रोवाइड कराती है। फाउंड किया गया था इसको 1961 में यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO आप लोग बोलते हो। और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है UNGA बोलते हो, तो रोम इटली के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं, मेंबर जो है यहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बेसिकली वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उनका टारगेट ये रहता है यहाँ पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 169 टारगेट रखे गए हैं, जिसके चलते कैसे गरीबी मिटानी है, कैसे भुखमरी मिटानी है, कैसे हेल्थ सही करनी है, कैसे एजुकेशन को इंप्रूव करना है, कैसे जेंडर इक्वलिटी को, कैसे यहाँ पर वोटर और सैनिटेशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये टोटल मिलाकर 17 ऐसे गोल देखने को मिलेंगे। तो पहला ही गोल जो है वो गरीबी के बारे में और गोल नंबर 2 जो है वो भुखमरी के बारे में है। तो ये सारे गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो लगभग 88 देश में 97 मिलियन लोगों को यहाँ पर आज की डेट में फायदा पहुंचा रहा है। और लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 2012 से आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019 में। और इसी के चलते यहाँ पर इसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भुखमरी को मिटा रहा है, बेटर कंडीशन करने की कोशिश कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पर जो भी हंगर की वजह से यहाँ पर जो हंगर को वेपन की तरीके से यूज करते हैं। भूखे जो भूखा लोग है एक तरीके से, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, तो उसको यहाँ पर एक टेररिस्ट बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से। उसको यहाँ पर एक अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें कमी यहां से आ जाती है। फिर मेजर जो ऑब्जेक्टिव यहां पर एंड करना भुखमरी को, इंप्रूव करना न्यूट्रिशन, अचीव करना फूड सिक्योरिटी, इसी के साथ में जेंडर जो यहां पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंप्लीमेंट करना, इमरजेंसी में असिस्टेंस देना और रिहेबिलिटेट करना जो भी डेवलपमेंट एड है। मेजर जो रिपोर्ट है यहां पर एक तरीके से वो इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, तो इसी के द्वारा यहां पर प्रस्तुत की जाती है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विद इंडिया यहां पर 1963 से काम कर रहे हैं ताकि सेल्फ सफिशिएंसी यहां पर हमारी बन सके और चीजों को अच्छे से लेकर चल सके, यानी कि हम भी अच्छे से इसके साथ में काम करते हैं। कई सारे टारगेट हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में मॉनिटर करना फूड इनसिक्योरिटी को, कहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और स्ट्रेटजी है 2019 से लेकर 23 तक का, ताकि मिनिमम फूड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके और इंप्रूव किया जा सके न्यूट्रिशन का लेवल 2025 तक का। तो बहुत सारे ऐसे टारगेट भी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो क्या क्या कवर किया इस आर्टिकल के अंदर में, जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखना है। सबसे पहले तो हम लोग अगर अफगानिस्तान में कोई आप लोगों से पूछ ले किसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू हम लोग यहां पर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो वीट वगैरह हमारे द्वारा भेजे जा रहे हैं यहाँ पर। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि नोबेल पीस प्राइज कब मिला, अगर क्वेश्चन आप लोगों